नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। हाजिर हूं मैं उन खबरों को लेकर जो हैं बेहद खास। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आदिवासी समुदायों को राहत देने की बड़ी पहल, सरकार की लघु वन उपज के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने की योजना, अब तंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। कृषि वैज्ञानिकों ने बनाई अरहर की उन्नत किस्म, बढ़ेगी दाल की पैदावार, कम समय में तैयार होगी फसल। दिल्ली में सौर बिजली पैदा करने की बड़ी योजना, 2025 तक 2000 मेगावाट बिजली बनाने का इरादा, इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है सरकार। किशोरों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए मुस्तैद सरकार, कुपोषण, बाल विवाह, HIV संक्रमण जैसी समस्याओं से बचाने की चुनौती, इंटरनेट भी डाल रहा है खराब असर। ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर आदिवासियों से जुड़ी है। देश तरक्की कर रहा है लेकिन आदिवासी समाज विकास की दौड़ में पीछे छूट रहा है। जंगलों से इनका जीवन चलता है, वनोपज ही जिंदगी का सहारा है, लेकिन इन आदिवासियों को बाजार में वनोपज की कीमत बहुत कम मिलती है। कौड़ियों के भाव उत्पाद बेचने के लिए आदिवासी मजबूर होते हैं। आदिवासी आरोप लगाते हैं कि सरकारें इनकी सुध नहीं लेती, लेकिन अब सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना बनाई है। इससे उनकी खुशहाली का रास्ता अब खुल गया है। भारत के आदिवासी ज्यादातर राज्यों में उनकी माली हालत बहुत कमजोर है। इसकी एक बड़ी वजह उन चीजों का वाजिब दाम ना मिलना है जो आदिवासी इलाकों के जंगलों से पैदा होती हैं। आदिवासी अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक उत्पादनों पर ही निर्भर हैं, लेकिन बिचौलिए और भ्रष्ट व्यापारियों के शिकंजे में वे उलझे हुए हैं। देश के तमाम हिस्सों में फैले 5000 से ज्यादा आदिवासी हाट बाजार में 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है, लेकिन उसका बहुत ही कम हिस्सा आदिवासियों के हाथ आता है। अब लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना से आदिवासियों में नई उम्मीद जगी है। एक MOU साइन करेंगे हम सारी स्टेट्स के साथ, जिसमें वो सारी बातें लिखी जाएंगी जो कि स्टेट की जिम्मेदारियां होंगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होंगी, और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे। लघु वन उपजों में जंगली शहद, चिरौंजी, महुआ के फूल और बीज, हरड़, इमली लाख, गुगुल और गोंद के 24 उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए 1993 से कई कोशिशें हुई। 9 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना कागज पर तो लागू हुई, लेकिन जमीन तक ये नहीं पहुंच पाई। इसके लिए जरूरी आधारभूत ढांचा नहीं बना। अब इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए आदिवासी मामलों का मंत्रालय नए सिरे से कोशिश कर रहा है। योजना के दायरे में अब 24 लघु वन उपज शामिल हैं। सरकार इनका दायरा और बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ यानी ट्राइफेड ने इसके लिए बुनियादी तैयारी की है। अब मंडी में आप जानते हैं वो बड़ा किसान बेचते हैं, छोटा आदिवासी पहुंचते नहीं है, तो आदिवासी 3-4 तरह इससे वो ठगते हैं। अनाज के मामले में बड़ी कृषि मंडियों का तंत्र है, लेकिन उपजों की तस्वीर अलग है। आदिवासी उत्पाद दुर्गम इलाकों में बिखरे हाट और बाजारों में बिकते हैं। वहां ना तो गोदाम होता है और ना ही प्रसंस्करण की सुविधा। जल्द खराब होने वाले कई उत्पाद इस नाते मुश्किल में रहते हैं। कुछ राज्यों में सहकारी समितियां आंवला, गोंद, तेंदुपत्ता, साल, बीज आदि को खरीदती हैं,
इसके तहत नोडल एजेंसियां भी बनी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ बाकी राज्यों में अभी ये तंत्र बहुत कमजोर है। 2011 की जनगणना में आदिवासी आबादी 10 करोड़ 42 लाख आंकी गई थी। आधे से अधिक आदिवासी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उनके जीवन में जंगल अहम है, क्योंकि उनसे ही उन्हें 60% खाद्य सामग्री और औषधियां मिलती हैं। मुश्किल हालात में भी आदिवासी जंगलों की खाक छानकर वन उत्पादों को जुटाते हैं, पर उनकी मेहनत का वाजिब मूल्य नहीं मिलता और वो मामूली सी रकम पर संतोष करते हैं। तेजी से सिमट रहे जंगलों के साथ तमाम चुनौतियों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेसा एक्ट 1996 से अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनभोजों के मालिकाने को लेकर उनकी ताकत बढ़ी, लेकिन जागरूकता के अभाव के चलते आज भी बहुत सी दिक्कतें बाकी हैं। भारत सरकार ने आदिवासियों को बिचौलियों से बचाने की जो पहल की है, उसकी राह में अभी कई रुकावटें हैं। सरकारी एजेंसियों को इसके लिए मजबूत बनाने की चुनौती मौजूद है। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी भारी संसाधनों की दरकार है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आदिवासी वन उपज पर एमएसपी लागू होने के बाद आदिवासियों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिल सकेगा। इतना ही नहीं, उनके उत्पाद पर वैल्यू एडिशन होने के बाद इस समुदाय का पूरा अर्थशास्त्र ही बदल जाएगा। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के प्रबंध निदेशक प्रवीण कृष्ण से खास बात की। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको उनकी लघु वनोपज जो है वही उनका प्रोडक्शन है। कृषि के एवज में वो लघु वनोपजों का संग्रहण और विक्रय करते हैं। अब वे बहुत दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, जंगल जो है आखिरी सीमाओं पे रहती हैं, तो उन स्थानों पे वो संग्रहित तो वो कर लेते हैं, लेकिन विक्रय की व्यवस्था में कठिनाइयाँ हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। तो वो उनके छोटे छोटे हाट बाज़ार होते हैं, हर 10-15 गांव के बीच में उनके ये छोटे छोटे हाट बाज़ार होते हैं, जहाँ पे वो संग्रहित लघु वनोपजों को लाते हैं और उसका विक्रय करते हैं। वहाँ पे शासकीय संस्थाएं नहीं पहुँच पाती हैं, तो जो बिचौलिए हम कहते हैं, मिडलमैन, वो उसका पूरा उनका वो दोहन कर लेते हैं। तो ये जो लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य की योजना राज्य केंद्र शासन ने बनाई है, उसके अंतर्गत ये किया गया है कि कृषि के अनुरूप हमने इन लघु वनोपजों का भी समर्थन मूल्य घोषित किया है। 24 प्रकार के लघु वनोपज हैं जिनका समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, और इन हाट बाज़ारों में इनके क्रय के लिए शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में जो वहाँ के लघु वनोपज समितियाँ हैं, जो सहकारी समितियाँ हैं, जो स्व सहायता समूह हैं, उनको पंजीकृत किया जा रहा है। 5 करोड़ लोग 500 किलो एक सीज़न में अगर कर रहे हैं, तो ये 1 लाख करोड़ के मूल्य का लघु वनोपज है, और ये आदिवासी अर्थशास्त्र को पूरी तरह परिवर्तित करने की इसमें क्षमता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर ट्राइबल एरिया में बहुत वीक है, ना तो जो है स्टोरेज का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है, ना तो कोल्ड चेन जैसी कोई चीज़ है। और व्यवस्था ये की गई है कि जो लघु वनोपज समितियाँ हैं, लैम्प्स हैं, सहकारी अन्य सहकारी समितियां हैं और स्व सहायता समूह हैं, इनको हम हाट बाज़ारों के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फिर जो केंद्र राज्य की एक नोडल एजेंसी होगी, वो इनके माध्यम से हाट बाज़ारों में क्रय करेगी। उनके सामग्री का समर्थन मूल्य का उचित भुगतान, भंडारण, परिवहन और फिर विपणन। वैल्यू एडिशन बहुत बड़ी इस योजना का अंग है। जैसे आपको बताऊं, केवल ये संग्रहण करना ही इस योजना का उद्देश्य नहीं है। इस योजना का इससे बड़ा उद्देश्य है कि समर्थन मूल्य आदिवासी को मिले। उससे बड़ी जो लक्ष्य है कि इन संग्रहित उत्पादों का हम वैल्यू एडिशन करें। जैसे अगर हम समर्थन मूल्य के लाभ आदिवासी को हाट बाज़ार में दे दें, और फिर वैल्यू एडिशन की पूरी प्रक्रिया घर घर में अगर हम ये चालू कर दें, तो वो इमली 28 रुपये की नहीं 120 रुपये किलो बिकेगी बीज और रेशा निकालने के बाद। और उसकी हम अगर सॉस बना दें, चटनी बना दें, मसाले बना दें, तो वो 400 रुपये किलो हो जाएगी। तो एक इमली जो अभी 8 रुपये से 10 रुपये से 12 रुपये किलो गांव में बिक रही है, वो उसकी 400 रुपये किलो तक की वैल्यू एडिशन का इसमें की संभावना है। उसकी हम प्रॉपर मार्केटिंग सपोर्ट, प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर वैल्यू एडिशन और भारत सरकार की पूरी शक्ति
और राज्य सरकारों की पूरी इसमें शक्ति लग जाए तो ये लघु वनोपज हाट बाज़ारों के माध्यम से निकलकर विश्व के बाज़ारों में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में मार्केट की जा सकती है कि 1 वर्ष के 2 वर्ष के परिश्रम में इसे हम राष्ट्रव्यापी बना सकते हैं। सभी राज्यों का समर्थन मिल सकता है और लगभग 5 करोड़ जो संग्राहक हैं, जो जिनकी आजीविका का एक बहुत लगभग 30 से 40% स्रोत है, उसको हम 5 गुना 10 गुना बढ़ा सकते हैं। ये 1 लाख की जो लघु वनोपज का रॉ मूल्य है वो 5 लाख से 10 लाख करोड़ तक का हो सकता है और दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द ट्राइबल इकोनॉमी। और इसलिए इसमें हम लोग ये जो हमारा आदिवासी विकास मंत्रालय है, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, और हमारा जो ट्राइफेड है, जो ये ट्राइफेड संस्था है, जो इसकी नोडल एजेंसी है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग डिजिटाइज कर। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कृषि वैज्ञानिकों ने अरहर की एक उन्नत किस्म विकसित की है। इस नई किस्म से साल भर में 3 फसलें उगाई जा सकेंगी। अरहर की प्रजाति महज 107 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म का जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इससे पैदावार भी खूब होगी और किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। हमारे देश में हर हिंदुस्तानी अमूमन दिन में 1 बार दाल जरूर खाता है। माना जाता है कि दाल बिना थाली अधूरी रहती है। वैसे देश में अरहर दाल की मांग पैदावार से कहीं ज्यादा है और उसकी कीमत भी ज्यादा है, पर अब हमें आपको सस्ते दामों पर यह दाल नसीब हो सकेगी। झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरहर की नई किस्म तैयार की है। इस नई किस्म से अब हर बरस अरहर की 3 फसलें पैदा की जा सकेंगी। इस नई किस्म के पौधे मौजूदा पौधों से छोटे हैं। इनकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 फीट है, जबकि मौजूदा किस्मों के पौधों की ऊंचाई 5 फीट तक होती है। छोटे होने की वजह से इसकी फसल जल्दी तैयार होगी और पैदावार अच्छी होगी। इसमें खाद की खपत भी कम होगी। उम्मीद है कि 1 एकड़ से करीब 8 क्विंटल की उपज ली जा सकेगी। पुरानी किस्मों की तुलना में नई किस्म से 20% अधिक पैदावार होगी। इतना ही नहीं, किसान एक के बाद एक दलहन की 3 फसलें लगातार उगा सकते हैं। साथ ही अरहर की फसल के बाद दूसरे अनाज की फसल भी ली जा सकती है। अरहर की इस प्रजाति की मांग किसान लंबे समय से कर रहे थे। हालांकि किसानों को नई फसल के साथ काफी सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि इसमें छोटे पौधे होने की वजह से कीड़े लगने की संभावना ज्यादा है। इससे बचने के लिए किसानों को 90 दिन के अंदर 3 बार कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा। अरहर की जो ब्रीडिंग चल रही है उसमें हम अब बवने पौधों की तरफ जा रहे हैं, जो कि मीडियम हाइट 1 मीटर के आसपास हो या उससे थोड़ा छोटे हों। तो उस तरह की प्रजातियां विकसित की जा रही हैं और अब वो ट्रायल के अंदर हैं। अभी कोई भी बवनी प्रजाति रिलीज नहीं हुई है कमर्शियली, लेकिन वो ट्रायल में एडवांस स्टेजेस पे है। हमारे जो धान की और गेहूँ में जो उत्पादन बढ़ा, उसमें भी बवनी प्रजातियों का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो अब उसमें ज़रूरत है कि अरहर में भी हम बवनी प्रजातियों का विकास करेंगे, जिससे कि उसका हार्वेस्ट इंडेक्स जो कहते हैं वो जब बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। भारत में हरित क्रांति के बावजूद दालों का उत्पादन निराशाजनक रहा है और हमें सालाना करीब 30 लाख टन दालों का आयात करना पड़ रहा है, जिसका खर्च तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए बैठता है। हालांकि भारत में दुनिया की 85% अरहर पैदा होती है, पर खपत अधिक होने की वजह से इसका आयात करना पड़ता है। दुनिया में अरहर की खेती करीब 49 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है, जिससे सालाना 42.2 लाख टन उपज होती है। भारत में इसकी कुल उपज 30.7 लाख टन है। भारत में अरहर, चना, मटर, फ्रेंच बीन, मूंग और मसूर समेत 14 किस्म की दालों का उत्पादन होता है। अरहर की दाल इनमें सिरमौर है। हालांकि उत्पादकता न बढ़ने की वजह से गुजरे वर्षों में इस दाल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। कमजोर वर्गों के लिए तो अरहर आज सपना सरीखी है। उत्पादन जितनी हमारी डिमांड है उससे उत्पादन कम है, तो उसकी पूर्ति हमें इंपोर्ट करके होती है। खास करके हम अरहर बर्मा से और कुछ अफ्रीकन कंट्री से मंगाते हैं, और चने की दाल हम कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, इस तरह के देशों से मंगाते हैं। तो ये जो हमारी कमी है, इसके वजह से हम आयात करते हैं। उसकी कास्ट जो होती है दाल इसीलिए महंगी। तो इसमें एक ही तरीका है, जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा, जैसे धान और गेहूँ में उत्पादन इतना बढ़ चुका है कि उसकी कहीं पे कोई समस्या नहीं है, बल्कि उसकी स्टोरेज की समस्या है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शाकाहारी है। प्रोटीन की खुराक के लिए दालों पर निर्भर है।
ICMR के मुताबिक हमें प्रतिदिन कम से कम 53 ग्राम दाल अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। फिलहाल अरहर के जीनोम पर शोध का काम सन 2005 से शुरू हो गया था, जिस पर अब तक 11 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अरहर जीनोम से इसकी पूरी आनुवंशिकी भी प्राप्त कर ली है। अब देखना यह है कि दाल की ये नई किस्म कब हमारी थाली में शामिल हो, उसका जायका बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिजली की बढ़ती मांग के बीच अब सौर ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार का एक फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। इससे उन राज्यों के लिए भी राह खुली है जहां धूप वाले दिनों की संख्या कम रहती हो। दिल्ली सरकार ने अपने सौर संयंत्र राजस्थान के रेगिस्तान में लगाने का फैसला किया है। जाहिर है ऐसा अब दूसरे राज्य भी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। राजस्थान की ये कामयाबी अब दिल्ली के काम आएगी। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के क्षेत्र में ये राज्य आज भारत में अव्वल है। 2015-16 में राजस्थान में 1766 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। उसके अगले साल इसमें 1.6% की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में साल में 300 से 330 दिन तक खिली धूप निकलती है। इसकी इस खासियत का फायदा अब दिल्ली ने उठाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी। जानकारों के मुताबिक इस परियोजना पर अमल के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद ली जाएगी। जिस कंपनी को राजस्थान में बिजली बनाने का ठेका मिलेगा, उससे दिल्ली की तीनों पावर कंपनियां बिजली खरीदने का करार करेंगी। संभावना है कि सौर ऊर्जा संयंत्र को जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर में कहीं लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि अगले 18 महीनों में इस सौर ऊर्जा संयंत्र से दिल्ली को बिजली मिलने लगेगी। दिल्ली सरकार को आशा है कि इस परियोजना से राजधानी में बिजली की सप्लाई दुरुस्त करने में बड़ी मदद मिलेगी। न केवल ये दिल्ली की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी, और उसके अलावा सौर ऊर्जा को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में ला सकते हैं दिल्ली में होते हुए, उसको ये काफ़ी तरीके से मदद करेगी। सोलर एनर्जी की जो कीमतें हैं वैसे ही काफ़ी घट गई हैं। दिल्ली में फिलहाल अलग अलग इलाकों में घरों की छतों पर लगाए गए सौर ऊर्जा पैनलों से लगभग 60 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। लेकिन दिल्ली की जरूरतों को देखते हुए इसे ऊंट के मुंह में जीरा ही कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में खासकर गर्मियों में बिजली की मांग बेहद ऊंची हो जाती है। पिछले सीजन में कुछ रोज ये 6300 मेगावाट से भी ऊपर पहुंच गई। अगले साल इसके 6600 मेगावाट से ज्यादा होने का अनुमान है। ज्यादा मांग के दिनों में लोड शेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव के कारण बिजली जाने के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अक्षय ऊर्जा की पनाह लेने का फैसला किया। पिछले साल मई में उसने अपनी सौर ऊर्जा नीति का ऐलान किया था। इसके तहत राज्य सरकार उपभोक्ताओं को हर 1 किलोवाट बिजली उत्पादन पर सरकार 2 रुपए बतौर प्रोत्साहन देगी। इस नीति के तहत सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, शिक्षा संस्थाओं और राज्य सरकार की दूसरी इमारतों पर सौर संयंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। गैर सरकारी भवनों के मालिकों को इन संयंत्रों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 5 वर्ष तक संयंत्रों को कई तरह के टैक्स और शुल्कों से छूट दी गई है। इसके अलावा ये प्रावधान भी किया गया है कि सौर संयंत्र लगाने के लिए किसी नगर निकाय संस्था से इजाजत नहीं लेनी होगी। हमें सोलर कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाए तो दिल्ली की बहुत हेल्प होगी, और दिल्ली को धीरे धीरे थर्मल पावर से सोलर और अदर रिन्यूएबल में जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की पोल्यूशन के लिए भी वो अच्छा है कि थर्मल पावर प्लांट को आप कम करते रहिए। सौर नीति की घोषणा करते समय दिल्ली सरकार ने राजधानी में 2020 तक 1000 और 2025 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा था। राजस्थान के रेगिस्तान में सौर संयंत्र लगाने का फैसला उसी दिशा में उठाया गया कदम माना गया है। केंद्र सरकार भी दिल्ली में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली सरकार की नीति के ऐलान के पहले उसने राजधानी में 2022 तक 1100 मेगावाट सौर बिजली के इस्तेमाल का लक्ष्य घोषित किया था।
मगर दिल्ली सरकार ने 2022 तक 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का इरादा जता दिया है। अगर दिल्ली सरकार इस लक्ष्य को हासिल कर पाई तो देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम होगी। राजस्थान के अलावा गुजरात में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां साल के ज्यादातर महीनों में धूप खिली रहती है। दिल्ली सरकार की ताजा पहल से ये संदेश जाएगा कि वैसी जगहों पर प्लांट लगाकर वो राज्य भी सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं जहां उतनी धूप नहीं निकलती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ आबादी किशोरों की है। उनका सबसे बड़ा हिस्सा भारत में रहता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के लगभग 30% किशोर मानसिक, शारीरिक या व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहरहाल ये अच्छी बात है कि अब इस मसले पर विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का ध्यान केंद्रित हो रहा है। एक खास रिपोर्ट। इंटरनेट के बढ़ते चलन ने हमारी नई पीढ़ी की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। आज के दौर में बच्चे बाहर खेलने से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग, चैटिंग वगैरह में ज्यादा समय लगाते हैं। इसका उनकी सेहत पर गहरा असर हो रहा है। वे कई तरह की दिमागी और शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। कई समस्याएं तो इंटरनेट के जरिए ही चलकर खुद उन तक पहुंच जाती हैं। हाल ही में देखा गया था कि ब्लू व्हेल गेम के कारण देश विदेश में दर्जनों बच्चों की जान गई। इन नई मुश्किलों के अलावा किशोर उम्र की पुरानी समस्याएं जारी हैं। हमें प्रिवेंट, प्रमोशन और प्रिवेंशन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? स्कूल में, घर में, और यूजिंग इन बिहेवियर चेंज एंड सोशल नॉर्म्स हमें चेंज करने चाहिए। बालपन से बालिग होने के बीच की उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है। आमतौर पर 13 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इस अवस्था में माने जाते हैं। ये वो उम्र होती है जब जिंदगी की कठोर हकीकतों से पहला सामना होता है। इस दौरान बच्चे कई दिमागी समस्याओं या बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे किशोरों की है जो पूरा पोषण और पारिवारिक संरक्षण न मिलने से पैदा हुई समस्याओं को झेल रहे हैं। इस उम्र में कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण और HIV का संक्रमण है। इसके अलावा जिन लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, उन्हें गर्भावस्था से जुड़े मामलों की बहुत कम जानकारी होती है। साथ ही भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसे किशोरों की है जो खून की कमी यानी एनीमिया से पीड़ित हैं। दुनिया में किशोरों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। यहाँ इनकी तादाद 25 करोड़ से ज्यादा है। ये नवयुवा देश का भविष्य हैं, लेकिन इनकी देखभाल ठीक से नहीं हुई तो उनके मसले सारे देश की समस्या बन सकते हैं। इसके मद्देनजर 2014 में भारत ऐसा पहला देश बना जहां किशोरों को ध्यान में रखकर एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मकसद किशोरों की सेहत एवं उनकी पोषण अवस्था में सुधार है। साथ ही उन्हें हिंसा से बचाना भी इसका एक उद्देश्य है। फिलहाल ये कार्यक्रम देश के 230 जिलों में चल रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार 200 किशोर हेल्थ क्लिनिक शुरू कर चुकी है। इसके अलावा 20,000 किशोरों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि अपने उम्र वर्ग में जरूरी जानकारियां पहुंचा सके। इस बारे में और जागरूकता लाने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में एक विश्व सम्मेलन हुआ। आई थिंक कहीं ना कहीं भी हमारी जिम्मेदारी बनती है एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज पॉलिसी मेकर्स, as healthcare providers that we provide them with accurate information and knowledge. किशोरावस्था में इम्तिहान का दबाव, बेहतर करियर की चुनौतियों और रिश्तों में होने वाली उथल-पुथल से भी सामना होता है। बहुत से किशोरों को यौन शोषण से गुजरना पड़ता है। बहुत से किशोर इनसे पैदा होने वाले तनावों को झेल नहीं पाते। इसका एक नतीजा किशोरों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में सामने आया है। अब ये अच्छी बात है कि समाज और सरकारों का ध्यान इस गंभीर मसले की तरफ गया है। किशोरों को हर तरह की मुसीबतों से बचाना दरअसल अब सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। आदिवासी समुदायों और उनकी संस्कृति को जानने समझने की अपनी श्रृंखला में आज हम चलते हैं अंडमान द्वीप समूहों में। आज बात करेंगे ग्रेट अंडमानी जनजाति की। एक समय पोर्ट ब्लेयर और आसपास इस जनजाति का दबदबा था और उनके 10 समूह थे, लेकिन आज ये जनजाति अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
अंडमान निकोबार के आदिवासी या मूल निवासी खास हैं। इनकी अपनी अलग जीवन शैली है। ये है इन आदिम जनजातियों के लिए पोर्ट ब्लेयर में बना हॉस्टल आदिम बसेरा। इसे उन आदिवासियों के लिए बनाया गया है जो सुरक्षित इलाकों में रहते हैं और किसी काम से या इलाज के लिए पोर्ट ब्लेयर आते हैं। ये समुदाय ग्रेट अंडमानी जनजातियों का हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर में आप यहाँ रहती हैं, आप पुलिस में काम करते हैं। कब से काम कर रही हैं? 2004 में ट्रेनिंग करी सर। तो आप पहले से ही पोर्ट ब्लेयर में रह रही हैं या नौकरी के लिए आप विशेष तौर पर आई यहाँ पे? नौकरी के लिए आए थे सर। जो बाकी जो आपकी जनजाति के लोग हैं, जो आपके ट्राइब के लोग हैं, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पे? कुछ जाते हैं। स्ट्रेट आइलैंड में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है? सबसे पहले लोग क्या करते हैं, शिकार उकार के लिए जाते सुबह उठ के। ग्रेट अंडमानी जनजाति के लोगों का पोर्ट ब्लेयर आना जाना लगा रहता है। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी है। ग्रेट अंडमानीज 40 के ऊपर हैं करीब, लेकिन सब मिश्रित हैं। मतलब उनके शादियां कुछ मेनलैंडर्स के साथ भी हुई हैं। उनके बच्चे आज हॉस्टल में पढ़ भी रहे हैं। ग्रेट अंडमानी की घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण कोई स्थायी बस्ती नहीं हुआ करती थी। जंगल में जहां भी पानी मिल सके उसके आसपास घास फूस की झोपड़ी बनाई जाती थी। ये झोपड़ियां आमतौर पर मचान पर बनती हैं। झोपड़ियों के बीचों बीच खुला मैदान रखा जाता। खेती से पूरी तरह अनजान इस जनजाति के लोग खाना जुटाने के लिए शिकार पर निर्भर थे। जंगली सूअर का मांस, मछली और समुद्री कछुओं के अलावा जंगली फल और कुछ पेड़ों की जड़ें इनके खाने में शामिल थी। ग्रेट अंडमानी जनजाति के लोग नाव बनाने में माहिर थे और वो एक ही पेड़ के तने को खोदकर नाव बनाते। 18वीं शताब्दी तक ग्रेट अंडमानी पूरी तरह से अपनी दुनिया में थे, लेकिन अब उनकी खान पान की आदत पूरी तरह से बदल चुकी है। पोर्ट ब्लेयर की इस जेल, जिसे एक वक्त में काला पानी कहा जाता था, उसका ताल्लुक भारत की जंगे आज़ादी से है, उतना ही इसका ताल्लुक यहाँ की आदिम जनजातियों के वजूद को पैदा हुए खतरे से भी। दरअसल जब ये जेल बन रही थी तब यहाँ की आदिम जनजातियों के साथ बाहरी लोगों का संपर्क शुरू हुआ और यह संपर्क उनके लिए घातक साबित हुआ। ग्रेट अंडमानियों के बारे में कहा जाता है कि वो कम से कम 70,000 साल से अपनी पहचान और अंदाज के साथ अंडमान में जीते रहे, लेकिन पिछले 200 साल में उनकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। खतरा सिर्फ ये नहीं है कि ग्रेट अंडमानी जनजाति का वजूद आज खतरे में है, बल्कि मानव सभ्यता का एक अहम हिस्सा मिट रहा है जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।